जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 2 दिसंबर 2023। तो 2 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही लेट हो गया, मतलब बहुत दिनों के बाद ये करंट अफेयर्स का सेशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम इस आशा के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आने वाली लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है ये पूछ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज शेयर टू लॉन्च इट्स वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि मतलब अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो अपना ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है ये भी हम देखेंगे। तो द नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब एनएमसी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मेडिकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर इजी एक्सेस टू मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्फॉर्मेशन। ये इसमें दे रखा है। मतलब ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये ऐसा किया गया है ताकि फ्रेंड्स इसकी सहायता से हमें सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में मतलब जानकारी हासिल हो सके, और ये हमारी सुविधा के लिए किया गया है। तो इसके साथ ही हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड वॉज गिवन टू। ये क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 है ये किसे दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है वर्का को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मदर डेयरी को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है वीटा को, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अमूल को। ये चारों कंपनियां हैं, ये फ्रेंड्स दूध बेचने वाली कंपनियां हैं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि किस डेयरी को अभी हाल ही में ये जो आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है 2023 का। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अमूल जो डेयरी है, अमूल जो फार्म है, इसको अभी हाल ही में आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड दिया जाता है ये कौन से कार्यक्रम में दिया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है, इसके साथ ही कौन सा संस्करण है इस कार्यक्रम का जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कार्यक्रम के 5वें संस्करण में 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। तो ये जो अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में ये आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया। और इस कार्यक्रम का जो ये 5वां संस्करण है ये आयोजन किया गया था। और इस जो संस्करण में ये फ्रेंड्स जो पुरस्कार है ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहली श्रेणी है उसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी श्रेणी है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी श्रेणी है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, चौथी श्रेणी है यंग चेंज मेकर, 5वीं श्रेणी है आइकॉनिक चेंज मेकर, और 6ठी श्रेणी हमें दे रखी है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। इस प्रकार 6 श्रेणियों के नाम हमें दे रखे हैं। और इन 6 में से जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर है ये किसे मिला है, ये मिला है अमूल डेयरी को। अब दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का विजेता स्टेपलैब्स टेक्नोलॉजी रहा। मतलब ये जो फर्म है स्टेपलैब्स टेक्नोलॉजीज ये रहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का विजेता। इसके साथ ही यह एक स्टार्टअप है, यह डेयरी क्षेत्र को डिजिटल बनाने का काम करता है। मतलब जो डेयरी के अंदर कुछ भी काम होता है जैसे कि कंप्यूटर का काम हो गया, इसके साथ ही जो मशीनें होती है उनका काम हो गया, तो उस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये फर्म विकसित हुई है स्टेपलैब्स टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेपलैब्स टेक्नोलॉजी है इसको अभी हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का विजेता घोषित किया गया है। इसके आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में दे रखा है सामाजिक परिवर्तन में 2 विजेता थे। प्रथम जो हरकी है जिसका उद्देश्य महिला प्रतिभा पलायन को रोकना है, और दूसरा जो एजुकेट गर्ल्स है। ये 2 फर्म है, हरकी जिसको पहला अवार्ड मिला है सामाजिक परिवर्तन में, इसके साथ ही जो दूसरा है अवार्ड किसे दिया गया वो दिया गया एजुकेट गर्ल्स को। इस प्रकार ये दोनों फर्म है, इनको अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए गए हैं। गैर सरकारी संगठन है जिनका उद्देश्य लड़कियों के लिए शिक्षा में पहुंच को गुणवत्ता में सुधार करना है। मतलब जो गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है उस एजुकेशन की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करना। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो शिक्षा है उसकी पहुंच दूर दूर तक बनाना, ये इसका काम है एजुकेट गर्ल्स का। ये दोनों गैर सरकारी संगठन है हरकी और एजुकेट गर्ल्स, इनको अभी हाल ही में सामाजिक परिवर्तन में पुरस्कार दिए गए हैं। इसके आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, वित्तीय परिवर्तन का पुरस्कार प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया गया। अब जो वित्तीय परिवर्तन हुआ भारत के अंदर, मतलब जो छोटे लघु उद्योग थे, लघुपति थे, उनको फ्रेंड्स
बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय परिवर्तन का पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो फोर्थ है यंग चेंज मेकर, मतलब युवा चेंज मेकर है, इसका जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? ये दिया गया चेरीलैंड को। अब जो चेरीलैंड के निर्माता है ये श्रीनिधि आरएस, इनको अभी हाल ही में यंग चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया। चेरीलैंड एक शिक्षा प्रदान करने वाला ऐप है। मतलब ये चेरीलैंड क्या है, इसको विकसित किसने किया था? चेरीलैंड फ्रेंड्स क्या है? एक शिक्षा प्रदान करने वाला ऐप है और इसको जो विकसित है ये श्रीनिधि आरएस ने इनको विकसित किया था। इसीलिए श्रीनिधि आरएस को अभी हाल ही में यंग चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया है। अब ये जो चेरीलैंड है ये एक ऐप है जिसके द्वारा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार ये जो श्रीनिधि आरएस है इनको यंग चेंज मेकर के रूप में अवार्ड मिला है। इसके आगे चलते हैं तो वर्ल्ड रिनोव्ड डेयरी कोऑपरेटिव अमूल, ये जो अमूल डेयरी है ये वर्ल्ड की रिनोव्ड है, मतलब अभी हाल ही में इसका विकास हुआ है। अमूल की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वाज नेम्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्री ओवर द डिकेड्स स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। ये इसमें दे रखा है कि मतलब ये जो अमूल है इनका जो अनलिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड एफर्ट है लोगों के प्रति, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति, तो उसको देखते हुए अभी हाल ही में अमूल को ये जो आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है 2023 है ये दिया गया है। तो इस प्रकार 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं तो वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 3 बार 300 प्लस का स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स हर बार वर्ल्ड कप होते हैं, इस बार भी हुआ है, ये तो जनरल सी बात है। तो हमें बताना है कि किस टीम ने लगातार 3 बार 300 प्लस का स्कोर किया है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है इंग्लैंड ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बांग्लादेश ने। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है, इसने लगातार 3 बार 350 प्लस का स्कोर है ये किया है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका। अब हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट है, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के मैचों में अभी तक कुल 8 बार 350 या उससे ज़्यादा का स्कोर बनाया है। तो ऐसा कितनी बार किया है? लगभग 8 बार इन्होंने ऐसा किया है साउथ अफ्रीका ने। इस रिकॉर्ड में खास बात यह है कि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में ही 3 बार 350 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है, जो कि एक वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब 2023 में अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुए थे उसमें फ्रेंड्स इस साउथ अफ्रीका टीम ने लगातार 3 बार 350 प्लस का स्कोर किया था और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली टीम बन गई है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर दे रखा है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स है ये अभी हाल ही में सामने आए हैं और किस मिनिस्ट्री ने ये रूल्स बनाए हैं, किस मिनिस्ट्री ये रूल्स से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके द्वारा अभी हाल ही में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स है ये लॉन्च किए गए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 5th नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं तो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024। ये हमें बताना है कि मतलब 2024 के अंदर ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है ये किस कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा, किस कंट्री के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे देगा इंडिया, ऑप्शन बी में हमें देगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में हमें देगा साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी में हमें देगा बांग्लादेश। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि फ्रेंड्स इस बार 2024 में इंडिया है ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को होस्ट करने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देखते हैं तो पॉइंट दे रखा इंडिया इज सेट टू होस्ट द प्रेस्टिजियस
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA इन 2024, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स द एडवांटेजमेंट ऑफ 5G एंड 6G नेटवर्क्स। मतलब इंडिया में जो ये 5G नेटवर्क है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका जो डेवलपमेंट है ये चल रहा है। तो इस डेवलपमेंट के चलते फ्रेंड्स ये जो WTSA है मतलब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है, ये 2024 की जो मेज़बानी है ये कौन कर रहा है? ये भारत कर रहा है। अब इसके आगे 6 क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द MC किंसले हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन टाइम ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग। ये इसमें दे रखा है। मतलब जो कंपनीज़ में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, इसके साथ ही गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए, इसके साथ ही उनको जो टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है, लेटरिन की फैसिलिटी दी जाती है, उस फैसिलिटी के अंदर हमें बताना है कि ये जो MC किंसले हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे है ये अभी हाल ही में किया गया, तो किस कंट्री टॉप पर रही, इसके साथ ही कौन सी कंट्री है ये अंत लास्ट में रही, यह हमें बताना है कि किस कंट्री में जो एम्प्लॉयज़ की कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही कम किए जाते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है इंडिया, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जापान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है चाइना। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो जापान है ये कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ कार्य करते हैं, जापान के अंदर जो कंपनीज़ में एम्प्लॉय कार्य करते हैं वो फ्रेंड्स मतलब उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं होती है उन योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया जाता। जापान इसमें एम्प्लॉयज़ की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें फ्रेंड्स सबसे पीछे है, इसलिए अपना ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो अ रिसेंट ग्लोबल सर्वे हैज़ रैंक्ड जापान लोवेस्ट फॉर एम्प्लॉयज़ वेलबींग वाइल कीपिंग टर्की एट द टॉप एंड इंडिया जस्ट बिहाइंड इट इन द सेकेंड स्पॉट। ये इसमें दे रखा है। मतलब जो टर्की के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो फ्रेंड्स मतलब उनको फैसिलिटी बढ़िया दी जाती है, इसके साथ ही इंडिया सेकंड स्थान पर रहा और सबसे लास्ट में कौन रहा? जापान। मतलब जो जापान के अंदर जो कंपनीज है उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ कार्य करते हैं उनको फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती है, ये इस सर्वे का कहना है। इसके आगे सेकेंड पॉइंट भी चलते हैं। तो द सर्वे वाज कंडक्टेड बाई MC किंसले हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड इट असेस्ड एम्प्लॉयज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बिफोर अराइविंग एट द कंक्लूजन। ये इसमें दे रखा है। मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा गया है? फिजिकल पैरामीटर को देखा गया है, मेंटल पैरामीटर को देखा गया है, सोशल पैरामीटर को देखा गया है और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में इसमें देखा गया है। तो ये 4 पैरामीटर लेके इसमें बताया गया है कि जो जापान है वो एम्प्लॉयज़ की देखा देखी के अंदर सबसे पीछे है। इसके साथ ही जो ये टर्की देश है ये फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ की रखरखाव के लिए, इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी देने में सबसे आगे है। अब इसके आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है रिसेंटली इंडिया अंडरटुक बेंगो सागर 2023 एंड कॉरपोरेट एक्सरसाइजेज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री। ये इसमें दे रखा है। तो अभी हाल ही में जो इंडिया की नेवी है इसने 2 एक्सरसाइज कंडक्ट की है। पहली एक्सरसाइज का नाम हमें दे रखा है बोंगो सागर 2023, इसके साथ ही दूसरी एक्सरसाइज का नाम हमें दे रखा है कॉर्पेट। इस प्रकार 2 एक्सरसाइज के इसका नाम हमें दे रखा है। तो ये जो दोनों एक्सरसाइज है ये किस देश की कंट्री की जो नेवी है उसके साथ अभी हाल ही में की गई है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बांग्लादेश की नेवी के साथ, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है बांग्लादेश की नेवी के साथ, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फ्रांस की नेवी के साथ और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ईरान की नेवी के साथ। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो नेवी है उसके साथ इंडिया की नेवी ने ये बोंगो सागर 2023 इसके साथ ही कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है ये अभी हाल ही में करी गई है। इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे वाला पॉइंट हमें दे रखा है द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23। मतलब ये जो 2023 में की गई थी इसीलिए 23 इसके पीछे लग गया। इसके साथ ही ये 4th एडिशन रहा इस बोंगो सागर एक्सरसाइज का। और ये जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है ये इसका 5th एडिशन अभी हाल ही में किया गया था बाय द 2 नेवीज वाज कंडक्टेड इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल की खाड़ी के अंदर ये जो एक्सरसाइज है ये की गई थी। और ये कब से कब तक की गई थी? तो ये 7 नवंबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य की गई थी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ नेवीज अंडरटुक जॉइंट पेट्रोलिंग अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड सब्सिक्वेंटली
कंडक्टेड मेरीटाइम एक्सरसाइजेस टू एनहेंस इंटरपेरेबिलिटी, ये इसमें दे रखा है। मतलब अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में 7 से 9 नवंबर के बीच में ये जो एक्सरसाइजेज है ये की गई, और बांग्लादेश की नेवी के बीच में और भारत की नेवी के बीच में एक्सरसाइज की गई। अब इसके आगे हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया, निम्न में से वो कौन थी। अब ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो महिला थी इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और इसके साथ ही ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी रह चुकी है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है फातिमा बीबी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है नैना लाल किदवाई, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्रमिला मलिक, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अवनी लेखरा। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब जो फातिमा बीबी है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और इसके साथ ही ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी रह चुकी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है ये आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये हमें बताना है। तो जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अभी हाल ही में किस राज्य ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा तमिलनाडु ने, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा छत्तीसगढ़ ने। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो सेफ सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान करना है। मतलब जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे कि विद्यालय हो गया, बस स्टॉप हो गया, इसके साथ ही जो हवाई अड्डे हो गए, तो उन सभी के ऊपर इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए सशक्त वातावरण बनाने के लिए ये अभी हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसके आगे जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वो है फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का। इसके आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन में। तो विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स, ये हमें बताना है कि ये जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, किस मिनिस्ट्री इनसे बिलोंग करती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, इसके साथ ही एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस प्रकार जो मतलब जो डेयरी से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, और जो मछलियों के पालन से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, वो फ्रेंड्स ये जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स है ये प्रेजेंट करती है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू द विनर्स ऑफ द बेस्ट डेयरी फार्मर्स ड्यूरिंग द नेशनल मिल्क डे 2023 सेलिब्रेशन। मतलब जो ये नेशनल मिल्क डे है 2023 अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर को। तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को ये जो अवार्ड्स है ये अभी हाल ही में दिए गए, किसके द्वारा ये दिए गए, तो ये दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं तो द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सेलिब्रेटेड नेशनल मिल्क डे 2023 इन गुवाहाटी। तो जो गुवाहाटी शहर है उसमें अभी हाल ही में नेशनल मिल्क डे है 2023 से ये सेलिब्रेट किया गया, और ये एनिमल हस्बेंड्री के जो डिपार्टमेंट के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया है। इसके आगे हम देखते हैं तो 3rd पॉइंट में हमें दे रखा है नेशनल मिल्क डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रतिवर्ष ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके आगे जो वर्ल्ड मिल्क डे है, मतलब एक तो हमारे पास नेशनल हो गया, इसके साथ ही दूसरा जो इंटरनेशनल मिल्क डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। तो प्रतिवर्ष हम 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, और इसके साथ ही 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब जो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड्स एंड लिवलीहुड्स। इस प्रकार ये इसकी थीम रही। इसके आगे हम चलते हैं 11th क्वेश्चन में। तो 11th क्वेश्चन हमें दे रखा है रिसेंटली हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द ईयर 2023। मतलब ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द ईयर 2023 है, मतलब 2023 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये किसको दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है पॉल लिंच, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है डेविड डायोप, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है डेसी रॉकवेल। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4
चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब अभी हाल ही में पॉल लिंच ने ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है 2023 के लिए ये जीता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड पॉइंट हमारे पास है, पॉल लिंच इज़ एन आयरिश राइटर। मतलब ये जो आयरलैंड का व्यक्ति है और ये राइटर है, मतलब लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। तो इसके बारे में दे रखा है, हु हैज़ वॉन द 2023 बुकर प्राइज़ फॉर हिज नॉवल प्रोफेट सॉन्ग। ये जो इनकी नॉवल है इसका नाम है प्रोफेट सॉन्ग, और इस नॉवल के लिए इनको अभी हाल ही में पॉल लिंच को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है 2023 का। अब हम देखते हैं, ही इज़ द 5th आयरिश राइटर टू विन द बुकर प्राइज़ इन 54 ईयर्स हिस्ट्री। मतलब पिछले 54 साल की हिस्ट्री के अंदर ये 5वें ऐसे लेखक है जिन्होंने अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है 2023 ईयर का ये जीता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके आगे 12th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा दे रखा है, रिसेंटली हु अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद इन द सुप्रीम कोर्ट। ये हमें बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो बाहर प्रांगण है, प्रीमिसेस है, उसके अंदर अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू मूर्ति है उसका अनावरण किया गया। तो ये जो अनावरण है ये किसने किया है, किसके द्वारा इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पीएम नरेंद्र मोदी। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, जो हमारी जो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में। अब हम देखते हैं कि जो चारों ऑप्शंस है, ये चारों ऑप्शंस में जो चारों व्यक्ति दे रखे हैं ये कौन कौन से डेजिग्नेशन के ऊपर स्थित है। तो पहला हमारा जो व्यक्ति है वो दे रखा है डी वाई चंद्रचूड़। ये क्या है, ये वर्तमान में CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके साथ ही दूसरा दे रखा है अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री है, यूनियन लॉ मिनिस्टर है। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में क्या है, प्रेसिडेंट है। और चौथा हमें दे रखा है नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार ये जो चारों ऑप्शंस है इनमें से अपना जो ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो अम्बेडकर स्टैचू एट सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब जो अभी हाल ही में संविधान दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर को। तो इस दिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्ड ए स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंडिंग एट ओवर 7 फीट टॉल। मतलब 7 फीट की ये मूर्ति थी और इसका अनावरण किया गया विद इन द सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। अब इसके आगे 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम देखते हैं, ऑप्शन ए अपना दे रखा है बिहार, ऑप्शन बी अपना दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अपना दे रखा है राजस्थान, और ऑप्शन डी अपना दे रखा है छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब अभी हाल ही में बिहार की जो सरकार है इसने शिक्षा में सुधार के लिए ये जो मिशन दक्ष है ये लॉन्च किया है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है बिहार। अब हम देखते हैं तो हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने में कमज़ोर 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर को सुधार करना है। मतलब जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उन स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करने के लिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने ये जो मिशन दक्ष है ये लॉन्च किया है। और इसके साथ ही अपना जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मोर यूज़फुल वीडियोज़ है ये चैनल पर आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।